हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं मोहित रावत। साथियों, 10 कदम सीरीज में आप सबका स्वागत है। यानी यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल के और उन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथियों सोल्व करेंगे। आज का जो ये सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पे पुटअप किया है। तो साथियों, यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों को तो साथ में सोल्व करेंगे ही, लेकिन हम यहाँ पे जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें भी यहीं पे याद करेंगे। और आने वाली सीरीज में पूरे मंथ के, यानी हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जितने भी हैं दिसंबर तक के, उन सबके इंपॉर्टेंट डेज भी याद करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है जैसे 13वां, 17वां, 25वां और 20वां। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 13वां स्थान। तो आपको ध्यान रखना है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 13वें स्थान पर है। साथियों, लिंगानुपात के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे 17 है, 25 है, 20 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम 17 की बात करेंगे तो जो 17वां स्थान की बात करेंगे, उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान किस चीज में है? तो आपको ध्यान रखना है, जो 17वां स्थान है वो साक्षरता में है। किसमें है? साक्षरता में। तो आपको ध्यान रखना है, साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में स्थान 17वां है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, जैसे 25 है, तो 25 का आपने ध्यान रखना है, ये है जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व। और जो लास्ट है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 20वां स्थान है, वो स्थान है जनसंख्या में। किसमें है? जनसंख्या में। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपने कि जो 13वां स्थान है वो लिंगानुपात में है, 17वां स्थान साक्षरता में है, 25वां स्थान जनसंख्या घनत्व में है और 20वां स्थान है जनसंख्या में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है, याद भी करना है। अब जरा लिंगानुपात पर डिस्कस करेंगे साथियों। पहले आप यहाँ पे ये फोटो देखें, जैसे यहाँ पे है राज्य के 13 जिलों के लिंगानुपात। आपको ये सारे जो 2001 के हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है 2011 के। अब 2011 के आपको टॉप 4 याद करने हैं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अल्मोड़ा का लिंगानुपात भी आपको याद रखना है, पौड़ी का भी रखना है, रुद्रप्रयाग का भी रखना है, बागेश्वर का रखना है। यानी जो टॉप 4 है उनका आपको याद रखना है। तो अल्मोड़ा का कितना है? 1139, यानी 1139। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो कितना है? 1114। पौड़ी गढ़वाल का कितना है? 1103। और बागेश्वर का कितना है? 1090। तो साथियों, ये टॉप 4 राज्य हो गए, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। इसके लिए मैंने एक ऐसी ट्रिक बना रखी है, अगर आप याद करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। जैसे इस ट्रिक बना रखी है मैंने, यहाँ पे लिखता हूं, जैसे ARPOB, यानी एयरपोप आप याद करोगे। एयरपोप का मतलब क्या हो गया? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पीओ से मतलब पौड़ी गढ़वाल, और बी से यानी बागेश्वर। तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर, तो ये इनका घटता हुआ क्रम है। अगर आप बात करेंगे, सबसे नीचे से बात करते हैं लिंगानुपात में, तो आप सब जानते हैं सबसे नीचे कौन सा है? हरिद्वार है, यानी सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का है। उसके बाद देहरादून का है, फिर उधम सिंह नगर का है और फिर नैनीताल का है। तो आपको इनका ध्यान रखना है, एटलीस्ट हरिद्वार और देहरादून को तो याद रखना ही रखना है। जैसे हरिद्वार का कितना है? 880 और देहरादून का कितना है? 902। तो साथियों, आपको ये याद करने हैं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, ये टॉप जिले हैं लिंगानुपात में। और इनका लिंगानुपात देखना है, अल्मोड़ा का कितना है? 1139, रुद्रप्रयाग का 1114, पौड़ी गढ़वाल का 1103, बागेश्वर का 1090। इसके अलावा आपको हरिद्वार का भी याद रखना है, 880, देहरादून का भी याद रखना है, 902। और ऊपर कर में आप ये ध्यान रख सकते हो कि पहले हरिद्वार आ गया, फिर देहरादून आ गया, उधम सिंह नगर आ गया और फिर नैनीताल आ गया। अब साथियों, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे? जैसे आपको देखो, यहाँ पे देखो कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो था 962, 962। कितना है? 962। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 963। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि 2001 से 2011 में उत्तराखंड के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो आप देखो, 962 से 963, यानी कितनी वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई। तो कितनी की वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई। तो साथियों, आपको यहां से याद रखना है। अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे, अब इसे डिस्कस करेंगे।
दोस्तों बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले भारत का लिंगानुपात भी ध्यान रखना है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी 943 क्या है? भारत का लिंगानुपात है। तो हमारे राष्ट्र का जो देश का लिंगानुपात है 943 है। अभी आपने देखा उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? वो था 963। और 2001 में कितना था? 962। शायद आपको याद हो गया होगा क्योंकि एक बढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखो कि 2001 से 2011 में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई थी? +1 वृद्धि हुई थी। पर आपको अब और क्या देखना कि आयोग कैसा क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन ये घुमाएगा कि भारत का जो लिंगानुपात है उत्तराखंड के लिंगानुपात से कितना कम है, या उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 943 है, यहाँ पे 963 है, तो आप माइनस कर दो आराम से, तो कितना आएगा? 0.2 यानी 20। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 20 नंबर अधिक है। तो यानी यहां से तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो आपने टॉप 4 राज्य देखे थे उन्हें एक बार रिवाइज करो। जैसे पहला था अल्मोड़ा, अल्मोड़ा था ना, अल्मोड़ा। फिर कौन सा था? अल्मोड़ा के बाद आपने देखा था रुद्रप्रयाग। एक ट्रिक याद करो फिर से वही, ARPO और B, यानी एयरपोप हो गया, यानी अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। फिर क्या था? पौड़ी। फिर क्या था? बागेश्वर। तो साथियों आपने ये देख लिया। अब इनका लिंगानुपात का वो भी याद रखना आपकी, इनका लिंगानुपात कितना है। जैसे अल्मोड़ा का कितना था? 1139 यानी 1139 था। रुद्रप्रयाग का कितना था? 1114 यानी 1114 था। पौड़ी का तो आपको याद रखना ही है, पौड़ी का कितना है? 1103 यानी 1103, यानी पौड़ी का कितना हो गया? 1103। और लास्ट बागेश्वर का क्या था? 1090। तो साथियों ये तो आपको ध्यान रखना है। अब बॉटम में चले जाओ कि बॉटम में कौन है। सबसे पहले बॉटम में क्या था? हरिद्वार था। फिर क्या था? देहरादून था। और फिर क्या है? देहरादून के बाद आएगा उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। तो यहां पे लिखता मैं, सबसे नीचे कौन था? हरिद्वार। उसके बाद कौन सा? देहरादून। उसके बाद कौन सा था? उधम सिंह नगर। और उसके बाद लास्ट में कौन सा? नैनीताल। तो आपको टॉप 4 ऊपर से और टॉप 4 नीचे से भी याद रखना है। अब यहां से आप सबके याद ना कर पाओ तो लेकिन नीचे के 2 एटलीस्ट याद करने हैं। जैसे हरिद्वार की बात करेंगे, सबसे कम है, तो हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 880। तो 880 लिंगानुपात किसका है? हरिद्वार का है। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून का है 902। अगर आप उधम सिंह का भी याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। इन दोनों नंबर को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों नंबर को, जो देहरादून का था। तो यहां पे अगर हम चेंज करते हैं तो 920, हमने इन दोनों नंबर को चेंज कर दिया 0 और 2 को। तो उधम सिंह नगर का भी ये हो गया। तो साथियों यानी आपने यहाँ पे लिंगानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख ली। हम क्या करेंगे कि आने वाले जो हमारी सीरीज होगी वहां पे हम क्या करेंगे, जनसंख्या से जो जनगणना है जरूर लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2021 में जनगणना होनी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ से आने की जो संभावना है क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे अगली बार, जैसे हमने यहाँ पे लिंगानुपात ले लिया, अगली उसमें हम जनगणना तो ले सकते हैं, जनसंख्या लेंगे, तो उससे हम सोल्व करेंगे। तो साथियों अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपने ये देख लिया था, एक बार दोबारा देख लो। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, टॉप से। नीचे से हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। 2001 में कितना था? 962। और 2011 में कितना था? 963। तो साथियों अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1934 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। ऑप्शन है जैसे शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता और अल्मोड़ा अखबार। साथियों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं अखबार है जो भी है, ये सारे किससे संबंधित है? अल्मोड़ा से संबंधित है। यानी इन सब का जो प्रकाशन हुआ था ये अल्मोड़ा से हुआ था। अब हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप सब जानते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समता। अब बात करेंगे साथियों जैसे अल्मोड़ा अखबार से बात करेंगे। आप सब जानते हैं अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था 1871 से हुआ था, है ना, डिबेटिंग क्लब की स्थापना के बाद। तो यहाँ पे आपको ये सब तो मालूम है। अब आपको यहाँ पे ये करना है कि जो इसके संपादक रहे उनका नाम याद रखना है।
क्वेश्चन में आगे बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो आपको अल्मोड़ा अखबार के जितने भी संपादक हैं उनका नाम याद रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, सबसे पहले आप सब जानते हैं, पहला नाम है बुद्धि वल्लभ पंत जी। तो बुद्धि वल्लभ पंत जी हो गए। दूसरे नाम याद करोगे आप, इम्तियाज अली, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है साथियों, इम्तियाज अली। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या देखा, सबसे पहले बुद्धि वल्लभ पंत, फिर इम्तियाज अली, तीसरा देखोगे आप जीवानंद जोशी जी, जीवानंद जोशी जी। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे सदानंद सोनोवाल, सदानंद सोनोवाल। अब एक नाम और याद रखोगे आप, जैसे आप सब जानते हैं विष्णु दत्त जोशी, और लास्ट नाम बद्रीदत्त पांडे। तो ये सब जानते हैं। अब साथियों देखो, आपने यहाँ पे इनके जो अल्मोड़ा अखबार के इनके 5-6 संपादक देखे। सबसे पहले बुद्धि वल्लभ पंत, दूसरा इम्तियाज अली, तीसरा जीवानंद जोशी, चौथा सदानंद सोनोवाल, और पांचवा विष्णुदत्त जोशी, और लास्ट आपने देखा बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी का आपने कार्यकाल भी ध्यान रखना है कि इन्होंने अल्मोड़ा का जो प्रकाशन पत्र हुआ था, यानी अल्मोड़ा अखबार का, कब से कब तक किया। तो बद्रीदत्त पांडे जी की बात करेंगे तो 1913 से लेकर 1918 तक था, है ना। यहां से आपने इतना देख लिया। अब बात करते हैं, जैसे दूसरे ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे पहला ऑप्शन है शक्ति की बात करेंगे साथियों। अब देखो, बद्रीदत्त पांडे जी पहले अल्मोड़ा अखबार का वो प्रकाशन करते थे। उन्होंने लोमस के विरुद्ध कुछ लिख दिया था, मतलब, तो उन्होंने क्या किया था, इन पर 1000 रुपए जुर्माना और इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था। जब प्रकाशन बंद हुआ तो बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया, एक देशभक्त प्रेस की स्थापना की, और उस प्रेस भक्त के माध्यम से क्या किया था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह शक्ति समाचार पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह अभी वर्तमान में भी है, यानी 1918 से अभी तक वर्तमान में भी इसका प्रकाशन होता है। तो साथियों, अब शक्ति समाचार पत्र की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है, 15 अक्टूबर 1918। तो ध्यान रखो साथियों, 15 अक्टूबर 1918 को इसका पहला प्रकाशन हुआ था, अंक हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है, इसके संपादक की बात करेंगे बद्रीदत्त पांडे जी हो गए, लेकिन लेकिन इनके सहयोगी भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इनके सहयोगी अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गए, ये तो हो गए। इनके अलावा है गुरदास शाह और मोहन सिंह मेहता। गुरदास शाह और मोहन सिंह मेहता भी किससे संबंधित है, शक्ति समाचार पत्र से संबंधित है। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी है, जैसे स्वाधीन प्रजा। तो स्वाधीन प्रजा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1930 से लेकर 1933 तक। तो 1930 से लेकर 1933 तक हुआ था। और विक्टर मोहन जोशी कौन है, विक्टर मोहन जोशी। तो साथियों, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे समता समाचार पत्र, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट समाचार पत्र। साथियों, समता समाचार पत्र की बात करेंगे तो इसका आपने ध्यान रखना है, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था, यानी पहला अंक आया था, वो आया था 1 जून 1934। 1 जून 1934 को इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और आपको ध्यान रखना है, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे हरि प्रसाद टमटा जी, हरि प्रसाद टमटा जी। तो साथियों, आपने देखा हरि प्रसाद टमटा जी इसके संपादक थे। 1 जून 1934 से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है ये समता समाचार पत्र क्योंकि यह पहला दलित समाचार पत्र था। दलितों के उत्थान के लिए उठाया गया जो पहला समाचार पत्र, या दलितों की आवाज उठाने के लिए लगाया गया जो पहला समाचार पत्र था, वो समता समाचार पत्र था। तो आपने साथियों यहाँ पे देख लिया, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। 1934 के किस पत्र में प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। तो आपने देखा शक्ति समाचार पत्र, स्वाधीन प्रजा, समता, अल्मोड़ा अखबार, ये सारे के सारे कहां से हैं, अल्मोड़ा से हैं। अब आपने अल्मोड़ा देखा, अल्मोड़ा के बारे में सब जानते हैं, अल्मोड़ा अखबार के बारे में। तो आपको यहां से देखना था 1871 से शुरुआत हुआ था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इनके जो संपादक रहे हैं उनका नाम ध्यान रखना है। आप रिवाइज करो, बुद्धि वल्लभ पंत, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सोनोवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी का कार्यकाल की बात करेंगे तो 1913 से लेकर 1918 तक था, 1918 तक। और उसी टाइम पे इसका प्रकाशन भी बंद हो गया था। जब इसका प्रकाशन बंद हुआ तो बद्रीदत्त पांडे जी ने और उनके सहयोगी ने मिलकर क्या किया था, एक देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी, और उसके माध्यम से शक्ति समाचार पत्र का क्या किया, प्रकाशन किया। अब शक्ति समाचार पत्र के बारे में पूछेंगे तो 15 अक्टूबर 1918 को इसकी शुरुआत हुई थी, और ये वर्तमान में भी अभी प्रकाशित होता है। साथियों, उसके बाद आपने स्वाधीन प्रजा देखा। स्वाधीन प्रजा 1930 से लेकर 1933 तक है, और विक्टर मोहन जोशी इसके संपादक रहे हैं।
फिर आपने समता देखा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दलित संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो दलित समाज है उनके उत्थान के लिए उठाया गया पहला समाचार पत्र था। 1 जून 1934 को इसका शुरुआत हुई थी और हरिप्रसाद टमटा जी इसके संपादक थे। तो साथियों आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक। साथियों जैसे यहाँ पे आपको बता दूं, जो अगर आपने नहीं बताया होगा, जो ये हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं ये 2017-18 के आसपास जो वीडियो का पेपर हुआ था सारे उसी से हमने पुटअप किए हैं, क्योंकि 2017 से पहले का जो एग्जाम होता था वो एकदम सरल लेवल का होता था, कोई भी कम से कम 70-80 नंबर ला जाता था। लेकिन आपका जो एग्जाम है आप सब जानते हैं कि क्या है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया और जो पेपर आते हैं बहुत टफ लेवल का आता है। तो ये जो वीडियो का एग्जाम हुआ था यहीं से एग्जाम का लेवल टफ बनना शुरू हुआ था, तो शुरुआत हमने वीडियो से ही की है यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत जी, हरगोविंद पंत जी और गंगादत्त उप्रेती जी। तो आप इसका आंसर सोचें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगादत्त उप्रेती जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगादत्त उप्रेती जी, इसका राइट आंसर होगा। मैं कलर चेंज करता साथियों। अब साथियों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप सब जानते हैं यहाँ पे मैं 2 बुक लिखता हूं, जैसे एक कभी कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे लिखता मैं सबसे पहले हिमालय ट्रेवल्स, ये इंग्लिश में है, और एक है हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा। साथियों बुक तो लगभग सेम सेम है, पर क्या होता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है कि लिखी किसने है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हिमालय ट्रेवल्स की बात करें तो वो है जोध सिंह नेगी। कौन है? जोध सिंह नेगी जी। तो जोध सिंह नेगी जी हिमालय ट्रेवल्स। अगर हिमालय की यात्रा की बात करेंगे तो वो कौन है? काका साहेब कालेकर, काका साहेब। तो साथियों वैसे तो हमने 7-8 क्वेश्चन जो बुक थी इंपोर्टेंट बुक हमने पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें भी हम कुछ इंपोर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हिमालय ट्रेवल्स, जोध सिंह नेगी, हिमालय की यात्रा, काका साहिब कालेकर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट में बुक लिखता हूं, आप नोट डाउन करो, इंपोर्टेंट है। आप लिखोगे जैसे सबसे लिखोगे अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर। क्या है? अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर। जो इसके लेखक हैं वो है विलियम मूर क्राफ्ट। कौन है? विलियम मूर क्राफ्ट। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है द जर्नी टू द लेक मानसरोवर। इसके जो लेखक हैं वो विलियम मूर क्राफ्ट है। इसके अलावा एक बुक और लिखोगे आप, अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। क्या है? अ फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। साथियों अभी याद करो इस बुक को, मेरे साथ ही अभी याद करोगे। अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। जो इसके लेखक हैं वो कौन है? वो है ऑस्टोटन। यहां पे लिखता ओस्मोटन। तो साथियों आपने यहाँ पे लगभग 4-5 बुकें देख ली, इन्हें अभी याद करो, रिवाइज करो मेरे साथ। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखे, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, इसका है गंगादत्त उप्रेती। हिमालय ट्रेवल्स की बात करेंगे तो जोध सिंह नेगी। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेकर। अ जर्नी टू द, ये जो लास्ट के जो 2 हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, विलियम मूरक्राफ्ट। अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, ऑस्टोटन, ऑस्मोटन। तो साथियों ये बुक आपको याद करनी है। इसके अलावा अगर आप एक बुक और याद रखना चाहते हो जैसे उत्तराखंड के भूतांत्रिक, तो आपको ध्यान रखना है ये शिव प्रसाद डबराल जी की है। तो साथियों यहां से आप इतना ध्यान रखोगे। एक बार लास्ट में एक बार हल्का से रिवाइज भी करेंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4 है श्यामला ताल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जैसे नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत और टिहरी गढ़वाल। तो ये सरल क्वेश्चन है साथियों कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है, ये कई बार आ भी चुका है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी चंपावत।
तो आपको यहाँ से चंपावत से ध्यान रखना साथियों, जो श्यामला ताल है इसकी बात करेंगे तो ये किसके लिए फेमस है? सफेद फूलों के लिए फेमस है, सफेद कमल के लिए, सफेद कमल के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान रखोगे इसके किनारे विवेकानंद आश्रम जी है, विवेकानंद आश्रम की बात करेंगे इसके किनारे है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या लगता है? झूला मेला लगता है। क्या लगता है? झूला मेला। तो आपको साथियों यह ध्यान रखना है, जो श्यामला ताल है वो चंपावत में है, सफेद कमलों के लिए प्रसिद्ध है, इसके किनारे विवेकानंद जी का आश्रम भी है, और झूला मेला के लिए यहाँ पे क्या है? फेमस है, यहाँ पे झूला मेला लगता है। यानी चंपावत से ही हो गया। चंपावत से एक दो ताल और हैं अगर आप याद करोगे, जैसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है यहाँ पे है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, झिलमिल ताल यानी कहां पे हो गया? चंपावत। अगर झिलमिल संरक्षण केंद्र की बात करेंगे, संरक्षण की बात करेंगे तो ये तो हरिद्वार में आ जाता है, लेकिन अगर झिलमिल ताल की बात करेंगे तो ये चंपावत में है। इसके अलावा यहाँ पे कोलीढेक झील भी है। तो यहाँ पे आप यहाँ से इतना ध्यान रखोगे। अब जैसे यहाँ पे नैनीताल की बात करेंगे, नैनीताल में आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूखा ताल, हाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद करो आप, यहाँ पे नैनीताल से पूछा जाता है, ये चर्चा में भी रहा था। सूखा ताल क्या है? सूखा ताल। अगर दोस्तों सुख ताल की बात करें तो ये तो चमोली में आता है। कहां पे आता है? चमोली में। लेकिन अगर सूखा ताल की बात करें तो नैनीताल में आएगा। सूखा ताल नैनीताल में, सुख ताल चमोली में। इसके अलावा नैनीताल में आप सब जानते हैं भीमताल, नौकुचिया ताल, नल दमयंती ताल, है ना, बहुत सारे ताल है। नैनीताल में तो ताल ही ताल है। लेकिन अब उत्तरकाशी की बात करेंगे साथियों, उत्तरकाशी से भी आपको कुछ ताल याद रखने हैं। जैसे आप सब जानते हैं फाजकंडी बयाताल हो गया, फाजकंडी बयाताल, है ना। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे डोडी ताल मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ के लिए। डोडी ताल, डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और भी सारे ताल है, जैसे देवसाड़ी ताल यहाँ पे है, रोहसाड़ी ताल हो गया, लामा ताल हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तरकाशी के ताल। अब हम बात करेंगे टिहरी के कुछ ताल की बात करेंगे साथियों। टिहरी के आपको कुछ ताल ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना है महासर ताल। वैसे आपको मालूम है, फिर भी आप क्या करोगे? याद करोगे महासर ताल। महासर ताल क्यों फेमस है? महासर ताल की बात करें तो इसे भाई बहन का ताल कहा जाता है। भाई बहन का ताल महासर ताल कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। इसके अलावा ध्यान रखोगे आप अप्सरा ताल, ये भी कहां है? अप्सरा ताल यानी ये भी कहां है? ये भी टिहरी गढ़वाल में है। लेकिन साथियों आपको अप्सरा ताल से याद रखना है कि ये कहां पर है। तो आपको ध्यान रखना है, अप्सरा ताल की बात करेंगे, ये बूढ़ा केदार के पास स्थित है। बूढ़ा केदार के पास स्थित है साथियों, बूढ़ा केदार के पास स्थित है अप्सरा ताल। अब क्वेश्चन कभी ये आता है कि बूढ़ा केदार पे किन दो नदियों का संगम होता है? तो यानी साथियों जैसे हम यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे ये भागीरथी नदी आई, ठीक है, तो यहाँ से भिलंगना नदी आई, और भिलंगना नदी से बात करेंगे तो यहाँ पे दो नदियां आती है। तो यहाँ पर है बूढ़ा ताल। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों नदी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हो गया धर्मगंगा नदी। कौन सी होगी? धर्मगंगा नदी। यहां पे लिखता मैं धर्मगंगा नदी, और ये बालगंगा नदी। तो साथियों ध्यान रखा, धर्मगंगा नदी और बालगंगा नदी यहां पे मिलती है कहां पे? बूढ़ा केदार नामक स्थान पे। तो बूढ़ा केदार नामक स्थान पे धर्मगंगा और बालगंगा का क्या है? संगम है। आप यहां से ये भी रख सकते हो। अगर आप इनका वो भी ध्यान रखना चाहते हो कि जो धर्मगंगा है उसका संगम कहां से होता है, मतलब उसका उद्गम कहां से होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो धर्मगंगा का जो उद्गम है वो कहां से है? महासर ताल से है। और अगर बालगंगा की बात करें तो वह सहस्त्र ताल से है। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी आप मैं लिख लेता हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन करो। इस जगह का नाम क्या है? महासर ताल। और इस जगह का नाम क्या है? सहस्त्र ताल। और यहां से क्या आई है? भागीरथी नदी आई। और ये कौन सी आई? भिलंगना नदी आई। कौन सी आई? भिलंगना नदी, है ना साथियों। तो भिलंगना नदी, और यहां से कौन सी आई? धर्मगंगा और बालगंगा। और धर्मगंगा और बाल गंगा का जो संगम होगा कहां पे होगा? बूढ़ा केदार में होगा। और बूढ़ा केदार के पास ही कौन सा ताल है? अप्सरा ताल है। तो साथियों यहां से आप क्या रख सकते हो? इंपोर्टेंट ध्यान रख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखोगे जैसे यहाँ पे मंसूर ताल है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट ताल बासुकी ताल। तो बासुकी ताल भी कहां पर है? ये क्या बोलते हैं? टिहरी गढ़वाल में। और बासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है?
सोन गंगा का उद्गम होता है। सोन गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। और जो सोन गंगा किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की सहायक नदी है। तो साथियों एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं शुरू से। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर सब जान के होंगे कि चंपावत इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन को देखेंगे और जैसे नैनीताल की बात करेंगे, नैनीताल में बहुत सारे ताल हैं, तालों के नैनीताल यानी बहुत सारे ताल हैं, लगभग बोला जाता है 86 प्रकार के ताल हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, सूखा ताल। सूखा ताल और सुख ताल में कंफ्यूज होता है, तो सुख ताल वो चमोली में आ गया, सूखा ताल नैनीताल में आ गया। अब हम उत्तरकाशी चले गए। उत्तरकाशी में फासकंडी ताल, बयान ताल यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि गर्म पानी के ताल है। इसके अलावा ताल क्या है? यहाँ पे एक डोडी ताल है। डोडी ताल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 6 कोनों का ताल है और ये सुंदर मछलियों के लिए फेमस है। अगर हम चंपावत की बात करेंगे तो चंपावत में जो श्यामला ताल है वो कहाँ है फेमस है? एक तो विवेकानंद आश्रम के लिए फेमस है, झूला मेला इसके किनारे लगता है, और सफेद कमल के लिए भी फेमस है। उसके बाद हम टिहरी गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल के हमने 4 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ताल को देखा। महासर ताल जिसे भाई बहन का ताल कहा जाता है, अप्सरा ताल जो बूढ़ा केदार के पास स्थित है। फिर हमने बूढ़ा केदार को देखा कि बूढ़ा केदार किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर स्थित है। धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर स्थित है। और ये किसके सहायक है? आप सब जानते हैं भागीरथी नदी के सहायक है। फिर हमने देखा मंसूर ताल और बासुकी ताल। बासुकी ताल को आप सब जानते हैं, ये सोनगंगा के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ से सोनगंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? ऑप्शन है डाडा मंडी, भुजड़ू, जहरी खाल और खेरासेन। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डाडा मंडी। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे, लिखता मैं यहां पे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करेंगे साथियों, तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगमोहन सिंह नेगी। क्या है? जगमोहन सिंह नेगी। तो साथियों आपने ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? वो है जगमोहन सिंह नेगी। कहां से संबंधित है? पौड़ी गढ़वाल से। डाडा मंडी आप सब जानते हैं ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब यहां से एक ध्यान और रखोगे, अगर पूछा जाए कि डाडा मंडी आंदोलन से कौन है, मतलब डाडा मंडी जो आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है उमराव सिंह रावत। क्या नाम है? उमराव सिंह रावत। तो साथियों आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का जो स्थान है वो कहाँ बोला जाता है? डाडा मंडी है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो जगमोहन सिंह नेगी हो गया। अगर बोला जाए कि डाडा मंडी जो आंदोलन है उसके प्रणेता कौन है, वो है उमराव सिंह रावत। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 से इतना ही। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन है रंग समुदाय, थारू समुदाय, बोक्सा समुदाय और वन रावत समुदाय। वन रावत यानी राजी जनजाति। अब साथियों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रंग समुदाय में। अब साथियों यहाँ पे हम सारे तो सोल्व नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे क्या लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी बोक्सा को लेते हैं। बोक्सा जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और आने वाले जो सीरीज होगी वहां पे हम धीरे धीरे करके सारी जो जनजातियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोक्सा जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले कि ये उधम सिंह नगर और नैनीताल में इनकी संख्या ज्यादा रहती है, यानी यहाँ पे लिखा हूं मैं यूएसएन व नैनीताल। तो यूएसएन व नैनीताल में इनकी संख्या सर्वाधिक है और इन सर्वाधिक जहां पे ये निवास करते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है? बुकसाड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुकसाड़। अब साथियों आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो बुकसाड़ शब्द का जो प्रयोग पहले हुआ था वो हुआ था आईने अकबरी में। आईने अकबरी। अब आईने अकबरी किसकी है? आईने अकबरी है अबुल फजल की। अबुल फजल कौन था? जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो बोक्सा जनजाति है वो उधम सिंह नगर और नैनीताल में जहां पे मैक्सिमम वहां पे पाई जाती है, और उस जनजाति जहां पे इनका अधिकता होती है उसे बुकसाड़ कहा जाता है। और बुकसाड़ का जो सबसे पहला जो वर्णन है वो नाम मिलता है वो आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी किसने लिखी है?
वो लिखी अबुल फजल ने लिखी है। और वो कौन थे? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। आपने यहां तक देख लिया। अब बात करेंगे जो बोक्सा जनजाति है, इसके भी कई प्रकार हैं। तो आपको यहां से एक स्पेशल ध्यान रखना है, मेहर या महर। तो मेहर ध्यान रखो, मेहर बोक्सा की बात करेंगे। तो अगर हम मेहर बोक्सा की बात करेंगे साथियों, तो इनका निवास स्थान कहां पर है? देहरादून। तो देहरादून में निवास करने वाले जो बोक्सा जनजाति है उन्हें क्या कहा जाता है? मेहर बोला जाता है। तो मेहर बोक्सा कहां पे हो गया? देहरादून में निवास करते हैं। अब साथियों इनके कुछ देवी की बात करेंगे। बोला जाता है कि इनकी जो सबसे बड़ी देवी है उनका नाम क्या है? चामुंडा देवी। यानी इनकी जो सबसे प्रमुख देवी है उनका नाम क्या है? चामुंडा देवी। चामुंडा देवी। तो सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी होगी। लेकिन अगर पूछा जाए इनके जो लोक देवता हो गए यानी ग्राम देवता हो गए और ग्राम देवी हो गए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बोले ग्राम देवता की बात करते हैं तो वो है साकरिया देवता, और अगर ग्राम देवी की बात करेंगे तो वह है खेड़ी देवी। तो हम यहां पे लिखते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे ग्राम देवता की बात करेंगे, अगर हम ग्राम देवता की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है साकरिया साकरिया देवता। तो साथियों आपने देखा ग्राम देवता कौन है? साकरिया देवता। क्वेश्चन बन सकता है कि साकरिया देवता का संबंध किस जनजाति से है, या साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? आपने देखा बोक्सा जनजाति करती है। अगर ये तो ग्राम देवता हो गए। अगर हम ग्राम देवी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्राम देवी की। तो ग्राम देवी को आपको ध्यान रखना है खेड़ी देवी। क्या ध्यान रखना है? खेड़ी देवी। तो साथियों आपको ग्राम देवता भी ध्यान हो गया, ग्राम देवी भी आ गया। पर अगर पूछा जाए कि इनकी सबसे बड़ी देवी कौन सी है, तो वो है चेती देवी, सॉरी चामुंडा देवी। चेती देवी, सॉरी चेती जो है इनका क्या है? सबसे प्रमुख त्योहार है। हाँ, अगर हम त्योहार की बात कर रहे हैं बोक्सार जनजाति की, त्योहार की बात करेंगे साथियों, तो सबसे जो बड़ा इनका त्योहार है वो है चैती त्योहार। जो चैती त्योहार है इसे ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक है होंगड़, होंगड़ या ऐसे लिखते हैं, सॉरी होंगड़, होंगड़ मेला हो गया या होंगड़ त्योहार हो गया, गोटरे हो गया, होंगड़, गोटरे, और एक ध्यान रखना आपने डलिया। तो ये इनके क्या है? प्रमुख त्योहार हैं। तो साथियों एक बार बोक्सा जनजाति को दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये उधम सिंह नगर और नैनीताल के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। उधम सिंह नगर और नैनीताल के जिस क्षेत्र में ये ज्यादातर रहती हैं उस क्षेत्र को हम बुक्साड़ बोलते हैं। और बुक्साड़ का जो सबसे पहला नाम आपको मिलता है वो आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी की बात करें अबुल फजल की है। अबुल फजल कौन थे? ये कहाँ के थे? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। फिर आपने देखा कि देहरादून में जो बोक्सा जनजाति निवास करती है उसका नाम मेहर बोक्सा है। चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी है। अगर हम इनके देवता की बात करते हैं, ग्राम देवता की बात करते हैं, वो साकरिया देवता है। और ग्राम देवी की बात करेंगे तो वो खेड़ी देवी है। इसके अलावा हमने इनके त्योहार देखने हैं, जैसे चैती त्योहार हो गया, इनका फेमस त्योहार है, होंगड़ त्योहार, गोटरे त्योहार और ढल्या त्योहार। तो ये बोक्सा जनजाति से संबंधित कुछ बातें थी साथियों। ये आप नोट डाउन करो, अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, आप दोबारा रिवाइज करो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं साथियों। ऑप्शन है जैसे तुएरा, बाजू, तिमली, या डी उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है जो भोटी जनजाति है ये सारे जो गीत हैं यानी जो लोकगीत है तुएरा, बाजू, तिमली, ये सारे क्या है? भोटिया ही जनजाति के संबंधित है। तो यानी जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा राइट, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बस इन दो से। जो बाजू है ये वीर रस प्रधान है। क्या है? वीर रस प्रधान, यानी वीर रस से संबंधित है ये लोकगीत है। और तिमली की बात करेंगे ये सामाजिक प्रधानता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक भावना से, सामाजिक से संबंधित है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे भोटिया जनजाति से। तो साथियों भोटिया जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब जानते हैं कि जो भोटिया जनजाति है महान हिमालय में रहती है। कहाँ पे रहती है? महान हिमालय में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं, यानी अर्ध घुमंतु जनजाति है। 6 महीने ऊपर रहेगी, यानी महान हिमालय में ऊपर रहेगी बर्फीले उसमें, फिर अगले महीने यहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये कहाँ पे निवास करती है? महान हिमालय में निवास करती है। कहाँ पे निवास करेंगे? महान हिमालय पे निवास करती है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करो आप सब। वैसे सबको मालूम होगा कि राज्य में सर्वाधिक या सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भोटिया ही है। क्या है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति, यानी सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? भोटिया की ही है।
किसकी है? भोटिया की है। तो महान हिमालय में निवास करती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है राज्य में जनजाति की वो भोटिया की है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चमोली में कुछ नाम से जाना जाता है, पिथौरागढ़ में कुछ नाम से जाना जाता है, उत्तरकाशी में कुछ नाम से जाना जाता है। तो इनके नाम देखेंगे हम कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की बात करेंगे, पिथौरागढ़ में इन्हें बोला जाता है शोका, शोका और जोहारी। वैसे और नाम है, आप यहाँ पे फिलहाल यही ध्यान रखना। शोका और जोहारी किस भोटिया जनजाति को कहाँ पे बोला जाता है? पिथौरागढ़ में बोला जाता है। अगर हम चमोली की बात करेंगे, अगर हम चमोली की बात करेंगे तो साथियों आपको चमोली में ध्यान रखना है। चमोली में क्या बोलता है? मारछा और तोलछा। क्या बोला जाता है? यहां पे लिखता मैं मारछा व तोलछा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, चमोली में मारछा व तोलछा, पिथौरागढ़ में सोका और जोहारी, और मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पे? उत्तरकाशी की बात करेंगे। उत्तरकाशी की बात करेंगे, उत्तरकाशी में क्या बोला जाता है? उत्तरकाशी में इन्हें बोला जाता है जाड़। तो जाड़ भी क्या है? एक भोटिया जनजाति का ही प्रकार है, और ये कहां बोला जाता है? उत्तरकाशी में इन्हें बोला जाता है। अब साथियों भोटिया जनजाति से क्या होता है कि विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछ ली जाती हैं। तो हम भोटिया जनजाति के विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। अब इनके विवाह से संबंधित सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, विवाह को ये क्या बोलते हैं? दामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दामी। तो भोटिया जनजाति में विवाह को दामी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? एक दामोला प्रथा होता है, दामी से दामोला, यानी क्या रखोगे आप? दामोला प्रथा। दामोला प्रथा। तो पूछा जाएगा कि दामोला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो दामोला जो प्रथा है ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लड़का होता है यानी वर होता है वो बारात में नहीं जाता है, यानी वर के नाम पर ही क्या करते हैं कि जो महिला है जिससे उसका विवाह होगा उसे अपने घर वापस ला लाते हैं। तो ध्यान रखना इसमें वर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके नाम पर ही शादी करके घर में ला जाता है। दामोला प्रथा ये हो गई। इसके बाद बात करेंगे साथियों विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। अगर हम इसके सगाई की बात करेंगे, सगाई की बात करेंगे तो सगाई को यहाँ पे क्या बोलते हैं? थोंची बोलते हैं। क्या कहते हैं? थोंची। तो सगाई को यहाँ पे ये थोंची बोलते हैं। और विवाह के समय पे यहाँ पे ये पौड़ा नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है इनके, उसमें पौड़ा नृत्य किया जाता है। और ये थोड़ा बीर टाइप का है, यानी बीर रस प्रधान होता है इसमें। अब साथियों जैसे यहाँ पे है इनके लोकगीत तो आपने देख लिए, तुवेरा, बाजू, तिमली। इसके अलावा और भी गीत हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। तो आप एक बार भोटिया जनजाति को दोबारा रिवाइज करो। सबसे पहले देखा आपने कि ये महान हिमालय में निवास करती है। सर्वाधिक भोटिया जनजाति है, यानी सबसे बड़ी जो जनजाति है राज्य में वो कौन है? भोटिया है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरकाशी में जाड़ बोला जाता है, चमोली में मारछा तोलछा बोला जाता है, पिथौरागढ़ में इन्हें सोका और जोहारी बोला जाता है। अब आपने इनके विवाह के बारे में देखा, इनको विवाह को क्या कहा जाता है? दामी कहा जाता है। इनके यहाँ दामोला प्रथा होती है। दामोला प्रथा यानी वर के बिना ही क्या करते हैं, जो वधु होती है उसे क्या लेते हैं? घर वापस ला जाते हैं, मतलब उनसे शादी करके वापस अपने घर बुला दिया जाता है। मतलब वर की जरूरत नहीं पड़ती है विवाह करने के लिए मेन वहां पे। अब बात करेंगे यहाँ पे पौड़ा नृत्य भी होता है। सगाई को ये थोंची थोंची कहते हैं, है ना? सगाई को थोंची हो गया। अब साथियों यहाँ से अगर आप कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना चाहते हो, जैसे आप सब जानते हैं कि जो भोटिया जनजाति है ये अर्ध घुमंतु जनजाति है, यानी 6 मास ऊपर रहेगी महान हिमालय पे, फिर बाद में क्या है नीचे आ जाती है जैसे बर्फ पड़ती है। तो इनके निवास स्थान होते हैं। तो अगर बोला जाएगा ग्रीष्मकालीन निवास स्थान, ग्रीष्मकालीन निवास स्थान, तो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान को ये मेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेत। ग्रीष्मकालीन निवास स्थान को ये मेत बोलते हैं। अगर बोला जाए शीतकालीन निवास स्थान को क्या होगा फिर? तो साथियों आपने ध्यान रखना है, देखो मेत हो गया ग्रीष्मकालीन निवास स्थान। अब जो शीतकालीन निवास स्थान होगा उससे बोलते हैं मुनसा या फिर गुंडा। मुनसा या गुंडा यहां पे लिखता मैं। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपसे रिवाइज हो सके, जब तक आपको याद ना हो तब तक आप रिवाइज करो इसे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था तो सबने बोल दिया कि पता नहीं कहां से आयोग ने पूछ लिया, तो बहुत टफ क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजड़ू। तो अब गुजड़ू कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। तो पौड़ी गढ़वाल के गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अब साथियों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे गुजड़ू है तो यहाँ से आप ध्यान रखोगे ये इसकी जो गुजड़ू आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1942 के आसपास, है ना। अब पूछा जाएगा कि इसके प्रणेता कौन थे। आपको इसके प्रणेता ध्यान रखने हैं, उनका नाम था राम प्रसाद नोटियाल जी। राम प्रसाद नोटियाल जी। तो राम प्रसाद नोटियाल जी क्या थे? इसके प्रणेता थे। और यह कहां से है? पौड़ी से संबंधित है। तो आप यहां से इतना ही ध्यान रखोगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह जैसे निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, आप सब जानते हैं, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेटर है, हाँ ये भी सही है। बछेंद्री पाल की बात करेंगे, निशानेबाज, गलत बात। बछेंद्री पाल क्या है? पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही है। तो साथियों ये तो कुछ इंपोर्टेंट था। पर्वतारोही आप सब जानते हैं 1984 में क्या किया था इन्होंने? एवरेस्ट फतेह किया था। 1985 में इन्हें क्या दिया गया था? फिर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2019 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर आप कुछ ध्यान रखना चाहते हो साथियों, ये ध्यान रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है चंद्रप्रभा एतवाल जी। तो चंद्रप्रभा एतवाल जी के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1941 में। कहां पे? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में 24 दिसंबर 1941 को चंद्रप्रभा एतवाल जी का जन्म हुआ था। साथियों ऐसे हैं कि चंद्रप्रभा एतवाल जी की बात करेंगे लगभग 68-69 उम्र में भी इन्होंने क्या किया, जो श्रीकंठ पर्वत है, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत थे, इन्हें फतेह किया। यानी इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद, इतने मतलब इतने बूढ़े उस उम्र में भी, यानी 60 साल में तो आदमी चलना बंद कर देता, इन्होंने 68 साल में क्या किया, लगभग श्रीकंठ पर्वत को क्या किया, फतेह किया। तो ये बहुत गर्व की बात है साथियों। अब बात करेंगे हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? आपके 1845, 1846। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 43। क्या होगा? 1843। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है 1843, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको मसूरी के बारे में साथियों कुछ इंपोर्टेंट बात करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है मसूरी के। तो मसूरी की सबसे पहले बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है, इसे यमुनोत्री और गंगोत्री का प्रवेश द्वार बोला जाता है, पर्वतों की रानी, ये तो सब जानते हैं। अब आपको यहां से समुद्र तल से इसकी हाइट देखनी है। तो 2005 मीटर, यानी 2005 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। आयरिस एक था, यानी आयरिस अफसर कैप्टन यंग था, इसने मसूरी की स्थापना की थी, जो मसूर है यानी मंसूर पौधे के लिए फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे दी पार्क नाम की कोठी है। क्या है? दी पार्क कोठी। तो पूछा जाएगा कि दी पार्क कोठी कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है दी पार्क कोठी कहां पर है। ये कहां है? मसूरी में स्थित है। अभी किसकी है? ये एवरेस्ट की है। किसकी है? जो बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट, जिन पे नाम पे पड़ा है, तो एवरेस्ट किसकी कोठी? एवरेस्ट जो यहाँ पे थे अंग्रेज अफसर थे, उनकी ये कोठी थी जिसका नाम दी पार्क है। और कहाँ है ये? मसूरी में स्थित है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जैसे आप सब जानते हैं 1942 में, 1942 में क्या हुआ था, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रथम समाचार पत्र, कौन सा? द हिल्स समाचार पत्र। द हिल्स समाचार पत्र जॉन मैकिनन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह मसूरी से ही प्रकाशित हुआ था। 1942 में ही मसूरी नगर पालिका की स्थापना हुई, जो मसूरी की सबसे पहली और राज्य की भी पहली नगर पालिका थी। इसके अलावा 2 सितंबर 1994, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट आप सब जानते हैं, 2 सितंबर 1994, जहां आप सब जानते हैं 2 सितंबर को हम गढ़वाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 2 सितंबर 1944 को मसूरी कांड हुआ था, जो बहुत फेमस है ना। तो यहां से इतना हो गया आपको। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे? यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे सेंट जॉर्ज विद्यालय है, 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। मसूरी लाइब्रेरी तो आपने देख लिया कि 1800, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी 1843 इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। मसूरी लाइब्रेरी इस पे क्या बोलते हैं, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई?
1843 में इसकी स्थापना हुई। अब यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखोगे, आप सब जानते हैं यहाँ लफसाना है, लाल बहादुर शास्त्री जो अकादमी है, यानी आईएएस अकेडमी है, जहाँ पे आईएएस अकादमी है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे। आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को। तो 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई। तो साथियों आपको मसूरी से इतने नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 2005 मीटर इसके समुद्र तल से ऊंचाई पर है। दी पार्क नाम की यहाँ पे कोठी है, किसकी है, जो एवरेस्ट है, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट पड़ रखा है। 1942 में द हिल्स नामक समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित हुआ था। 2 सितंबर 1944 को मसूरी कांड हुआ था, बहुत फेमस है। आईएएस की बात करेंगे, यानी जो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है, 1 सितंबर 1959 को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और मसूरी जो स्टेशन लाइब्रेरी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1843, इसका सही है। ये गलती से सी कर दिया, आप गलत मत करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के। अब बात करेंगे हम जनवरी 2021 के कुछ इंपोर्टेंट डेज याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, और कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे जैसे सबसे पहले है जनवरी 4 तारीख को। तो जनवरी 4 तारीख को सबसे पहले विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्रेल लिपि दिवस क्या मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी को क्या है, महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट दिवस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे मत याद करो। 9 तारीख को इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं क्या है, प्रवासी दिवस, यानी 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी आए थे, तो उसी कारण हमने क्या मनाया यहाँ पे, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आता है हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस की बात करेंगे, तो वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अब सब जानते हैं 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के मनाए जाते हैं, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करेंगे जैसे जनवरी 24 की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो 24 जनवरी। अगर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी को 2 डेट इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर 25 जनवरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय वोटर दिवस है, यानी राष्ट्रीय मतदान दिवस या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। लेकिन हमें पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें तो मनाते हम 27 सितंबर को। कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को हम अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। रिपब्लिक डे आप सब जानते हैं। अब है कि इंटरनेशनल कस्टम डे, है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको यहां से ध्यान रखना है, 2021 का था, कि जैसे 2021 में जो लेप्रोसी डे मनाया गया, कब मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 31 जनवरी को। क्यों, क्योंकि ये कभी 30 तारीख को आता है, कभी 31 तारीख को आता है। आपको ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यानी कुष्ठ रोग निवारक दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग निवारक दिवस कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। अब आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट मंथ के रूप में मनाया गया जनवरी में, यानी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमने क्या मनाया, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मंथ के रूप में भी मनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने क्या देखा, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया। और जो लेप्रोसी डे की बात करेंगे, यानी कुष्ठ रोग निवारक दिवस की बात करेंगे, इस बार कब आया, 31 जनवरी को आया। तो साथियों ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यू और जनवरी मंथ के इंपोर्टेंट डे। तो साथियों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों धन्यवाद।